नमस्कार, आप देख रहे हैं मुकाबला। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर दंगे के बाद अवैध अतिक्रमण पर एक्शन से देश का सियासी पारा अचानक चढ़ गया। तमाम विपक्षी दल अवैध अतिक्रमण पर की गई कार्रवाई के खिलाफ हैं। कार्रवाई अवैध निर्माण पर हो रही है, लेकिन इसे मुसलमानों के आशियानों पर एक्शन से जोड़कर पेश किया जा रहा है। राहुल गांधी इसे भारत के संवैधानिक मूल्यों का हनन बताते हैं। दूसरी तरफ कपिल सिब्बल कहते हैं कि आप बुलडोजर से किसी का घर गिरा सकते हैं, किसी का मनोबल नहीं। अरविंद केजरीवाल, जिनके बारे में बहुत से लोग कह रहे थे वो कहां हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं, आज बेंगलुरु में थे, वहां बोले। केजरीवाल ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बिना बीजेपी का नाम लिए हमला बीजेपी पर ही बोला। दिल्ली दंगे को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस समय पूरे देश में दंगे हो रहे हैं और सबको मालूम है कौन सी पार्टी दंगे करा रही है। आम आदमी पार्टी ईमानदार लोगों की पार्टी है। हमें गुंडाई करनी नहीं आती, हमें स्कूल बनाने आते हैं। हमें लफंगाई करनी नहीं आती, हमें दंगे करने नहीं आते। पूरे देश में दंगे हो रहे हैं। कौन करा रहा है ये दंगे? कौन सी पार्टी दंगे करा रही है? सारे जानते हैं कौन सी पार्टी दंगे करा रही है। हमें दंगे करने नहीं आते। ऐसे इस देश के लोग नहीं चाहते कि दंगे हो। इस देश के लोग शांति चाहते हैं। इस देश के लोग शांति से जीना चाहते हैं। तो आपने देखा अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कौन दंगे करा रहा है। दरअसल उनकी पार्टी ने जो लाइन ली है वो और विरोधियों के निशाने पर आएगा। मतलब असदुद्दीन ओवैसी हो, कांग्रेस पार्टी हो, सभी जितना मुखर वो बीजेपी को लेकर के हैं, बीजेपी के खिलाफ जितनी बातें कर रहे हैं, उतना ही अरविंद केजरीवाल को भी घेर रहे हैं। उन पर आरोप लग रहा है कि वो भी बीजेपी की भाषा बोलते हैं। बीजेपी कहती है कि दंगों के पीछे रोहिंग्या हैं, दंगों के पीछे घुसपैठिए बांग्लादेशी हैं, और यही बात कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल भी दोहरा रहे हैं। तो आइए चलते हैं मेहमानों के पास। मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राज्यसभा सांसद बीजेपी के नेता जीवीएल नरसिम्हा राव। जीवीएल साहब, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। विनोद बंसल जी हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद जुड़ रहे हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका। नितिन त्यागी जी हमारे साथ हैं, पूर्व विधायक हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। नितिन जी, स्वागत है इंडिया टीवी के स्टूडियो में। मसूद हाशमी जी मुस्लिम इतिहाद फाउंडेशन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मसूद साहब, वेलकम। और मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। मुफ्ती साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। और जीवीएल साहब, आप देख रहे होंगे पिछले 2-3 रोज से राहुल गांधी कहते हैं देश के संविधान पर बुलडोजर चला दिया। असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि कार्रवाई मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा है और अगर मुसलमान रेडिकल हो गया तो आप देश के हालात संभाल नहीं पाएंगे। आज अरविंद केजरीवाल भी बोले सब जानते हैं दंगे कौन करा रहा है, हमें दंगे कराने नहीं आता, हमें तो स्कूल बनाने आते हैं। एक पार्टी है बस पूरे देश में जो दंगे करा रही है। अरविंद केजरीवाल तो बहुत मासूम है, वो कुछ जानते ही नहीं है। केवल रिपब्लिक परेड को रोकने की धमकी दे सकते हैं, केवल भारत की सेना पर और भारत की एयरफोर्स पर टिप्पणी कर सकते हैं, उनके मनोबल गिराने की गलत बातें कह सकते हैं। और इस प्रकार के एक तरह से आंदोलन को केवल और केवल राजनीतिक फायदा के लिए उपयोग करने वाले अरविंद केजरीवाल की क्या मंशा है, उनकी तौर तरीके क्या है, दिल्ली की जनता, देश की जनता जान चुकी है। और हर दंगे के पीछे आम आदमी पार्टी का एक तरह से दिल्ली में ऐसे दंगे कभी होते नहीं थे। ये आम आदमी पार्टी कल की पार्टी है। पहले दिल्ली में, जहां तक मैं कम से कम दिल्ली में 30 साल से रहता हूं, मैं जहां तक मुझे याद है, आप मुझे याद, यदि मेरा याददाश्त कम है तो मुझे याद दिला दीजिए, दिल्ली में कौन से इस प्रकार के दंगे हुए। 84 राइट, जो कांग्रेस प्रेरित अटैक सिख कम्युनिस्ट समुदाय पर, उसको छोड़कर दिल्ली में ऐसे कोई दंगे कभी होते ही नहीं थे। ये आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, दिल्ली में दंगे होने लगे। अच्छा, हम तो 1980 से राजनीति कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी का जन्म से क्यों दिल्ली में दंगे हो रहे हैं? इसका जवाब कौन देगा? यहां बैठे हैं आम आदमी पार्टी के नेता जीवीएल साहब, मैं पूछूंगा उनसे। लेकिन ये केवल केजरीवाल नहीं बोल रहे ना। ये तो बृंदा करात बोल रही है, जो बुलडोजर के सामने खड़ी हो गई। असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं, जो कल वहां पर जामिया मस्जिद में गए थे जहांगीरपुरी के अंदर। ये कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी बोल रहे हैं, सभी बोल रहे हैं आपके लिए। नहीं, देखिए, सभी एक ही जैसे के एक ही किस्म के लोग हैं ना। ये सारे एक ही इकोसिस्टम के लोग हैं। इनके तौर तरीके अलग हो सकते हैं, इनके कार्यक्षेत्र अलग हो सकते हैं, पर लेकिन इनकी सोच में, हिंदू विरोधी मानसिकता में और वोट बैंक राजनीति करने में एक दूसरे के कंपटीशन में बने हुए हैं। तो इसलिए वो सब हमारे खिलाफ बोलेंगे, इसमें कोई आश्चर्य की बात है ही नहीं। और बुलडोजर के खिलाफ इस प्रकार की नफरत क्यों है? क्या बुलडोजर केवल और केवल
बुलडोजर का क्या ये अवैध निर्माण को हटाने का अधिकार नहीं है? ये क्यों बुलडोजर के जरिए बीजेपी पर बुलडोजर चलाने की आपकी कोशिश नाकाम रही है? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा, इन सब ने इसका उपयोग किया, बट लेकिन जनता ने आप पर बुलडोजर चलाया। यही होगा देश भर चलिए में। सर, ठीक। आप इस प्रकार की ओछी राजनीति करेंगे, भाजपा को टारगेट करने के लिए आप गलत इस्तेमाल करेंगे। ठीक। हर दिन सुबह शाम उठकर आप मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश करेंगे। देश की जनता आपको पहचान गई है। मैं जीवेल साहब जवाब ले लूं जरा एक एक करके, कल बाकी राज्यों में भी पहचानेगी। आपकी बातों का मैं उत्तर ले लेता हूं। आपने कई बातें कही हैं। आपने कहा सभी विपक्षी दलों की मानसिकता एक है, मानसिकता हिंदू विरोधी है और मुस्लिम तुष्टीकरण की है। मुस्लिम कार्ड खेलने के लिए सब एक दूसरे से होड़ में लगे हुए हैं। लेकिन नितिन त्यागी जी, आपकी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल जी पर सीधा हमला बोल रहे हैं। दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, दंगे की शुरुआत हुई। मुझे लगता है जीवीएल साहब, या तो हिस्ट्री आपने ठीक से नहीं पढ़ी है और या फिर आप अबोध बनने की कोशिश कर रहे हैं, नेशनल चैनल के ऊपर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बहुत पहले ले जाता हूं, आपके पूर्वजों के पास में ले जाता हूं। आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो आप कह रहे थे ना कि मुस्लिम वाली राजनीति करते हैं, हिंदू विरोधी बात करते हैं, मैं याद दिला दूं आपको, 1942 में वेस्ट बंगाल के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और चीफ मिनिस्टर कौन था? मुस्लिम लीग से थे। साथ में मिलके आप लोग सरकार बनाते थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी लिखते थे अंग्रेजों को चिट्ठी कि क्विट इंडिया मूवमेंट के जो है इसको क्रश कर देना चाहिए। चलिए, तब तो आप अंग्रेजों का साथ, उसके बाद आप आ जाइए पीडीपी के साथ सरकार आप बनाते हैं और आप मुस्लिम राजनीति की बात करते हैं। अखंड भारत का सपना आप दिखाते हैं, तालिबान को हिंदुस्तान में मिलाना चाहते हैं आप मुस्लिम राजनीति की बात करते हैं, आप एंटी हिंदू राजनीति में हमको एक सेकंड, जब तालिबान को हिंदुस्तान में मिलाना चाहते हैं, इसका मतलब ये अखंड भारत की बात करते हैं, वो अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक लेके जाते हैं। आप जो है, आपके यहाँ के सांसद एक जगह खड़े होकर कहते हैं कि 20 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान से हटाने देखिए इनको, देखिए 43 करोड़ मुसलमान को कोई लाने की बात कर रहे हो। एक सेकंड नितिन जी, 2020 के दंगे में आपका नहीं, आगे चलते हैं। अभी आपने कहा बांग्लादेश से जो आते हैं यहाँ पे शरणार्थी, उन लोगों के थ्रू दंगे हो रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी भी कहती है और हम भी कह रहे हैं। और मैं ये भी कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं कि हर जगह पे लाके बांग्लादेश से लोगों को बसाती है भारतीय जनता पार्टी। 8 साल से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है। 8 साल में 8 बांग्लादेशी नितिन जी, ठीक है, ये आरोप आप भी लगा रहे हैं और ये भी लगा रहे हैं कि दंगे के पीछे अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिया और रोहिंग्या हैं। सवाल यह है कि उसको कौन दे रहा है, प्रश्न है। लेकिन नहीं, एक सेकंड सर, इसका जवाब वो देंगे। मैं उनके आरोप को आपके सामने रख रहा हूं दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में। आपने इतिहास की बात उठा दी। दिल्ली में जो सबसे भीषण दंगा हुआ 2020 में दंगा हुआ जी, बिल्कुल, उसमें आपकी पार्टी से जुड़े लोग जेल में हैं इस वक्त भी, तो इनको तो मौका मिलेगा ना बोलने का। तो इनकी पार्टी से जुड़े हुए लोग, जो लोग किसी से, देखिए, ना वो किसी पार्टी का होता है जो दंगाई होता है, ना वो मेरे कहने का मतलब है और मेरा मानना है, ना कोई किसी धर्म का होता है, नितिन जी, ये अब कोरी बहस की बात हो गई है। देखिए, वो हर व्यक्ति का सब कुछ होता है, सब कुछ, और उसके पीछे भी वही सब होता है, वो उसकी आइडेंटिटी होती है, आइडियोलॉजी, जब धार्मिक, भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है, जब सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो उसके पीछे आइडेंटिटी होती है। सौरभ जी, पूरे के पूरे देश में एक ही मोडस ऑपरेंडी चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। एक पूरी की पूरी रैली निकाली जाती है कि किसी भी जो है त्योहार के नाम पे, ठीक है, एक अटैक किया जाता है। उस रैली के अंदर तलवार लिए हुए, कट्टे लिए हुए लोग जाते हैं, पुलिस कहां गायब होती है? नहीं, ये बात नितिन त्यागी बोल रहे हैं। ये बात को बिठा के यहाँ नितिन त्यागी जी, जहांगीर, मैं विनोद जी आ रहा हूं, एक मिनट। नितिन त्यागी जी सुनिए, ये बात नितिन त्यागी तो बोल रहे हैं, ये बात आपकी पार्टी के किसी और नेता से या आपकी पार्टी के अध्यक्ष से तो हमने नहीं सुनी अभी तक। अरविंद केजरीवाल ने उन्होंने तो नहीं बोला कि ये जो सभाएं और शोभा यात्राएं निकालते हैं उसकी वजह से हुआ। वो तो कह रहे हैं रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की वजह से हुआ। नहीं, ये भी बोला गया, आपने यहाँ तो फॉलो नहीं किया, ये बोला गया। डेफिनेटली हम लोगों ने भी यात्रा निकलवाई है, हमने हनुमान जन्मोत्सव पे यात्रा निकाली, मैंने लक्ष्मीनगर में निकलवाई है। हमारे यहाँ तो कुछ नहीं होता, ये भारतीय जनता पार्टी, चलिए विनोद जी जवाब दें, ठीक है, निकाली जाती, उन्हीं में झगड़ा क्यों होता? विनोद जी बोलिए। देखिए सौरभ जी, ये जिस एक यात्रा को लेकर के पिछले 4 दिन से रोना रो रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं, देखिए देश के अंदर हमने 6 लाख स्थानों पर ये यात्रा निकाली। और आप देखिए दिल्ली के अंदर जिस दिन ये जो हमला हुआ हमारे ऊपर, उस हमले से पूर्व भी और उस हमले के दिन जो है 21 यात्राएं थी दिल्ली के अंदर, अकेली दिल्ली के अंदर। लेकिन किसी के अंदर कोई कुछ हुआ क्या? नहीं।
क्योंकि सुनियोजित षड्यंत्र था। और मजे की बात है सौरभ जी, आप देखिए कि जब बुलडोजर चलता है तो बुलडोजर के सामने इतने सारे नेता आ जाते हैं इकट्ठे, राहुल गांधी से लेकर के और ओवैसी भी और अपने आम आदमी पार्टी भी और ये जिहादी भी और उनके पालक भी, पोषक भी, सिंपैथाइजर्स भी, सब आ जाते हैं बुलडोजर को रोकने के लिए। लेकिन जब पत्थर पड़ते हैं हनुमान जी के ऊपर, जब पत्थर पड़ते हैं तिरंगे के ऊपर, जब पत्थर पड़ते हैं भगवा के ऊपर, जब पत्थर पड़ते हैं निहत्थे लोगों के ऊपर और पत्थर से आक्रमण होता है पीछे से और जो छतों पर असला इकट्ठा किया जाता है और मस्जिदों पर जमा किए जाते हैं जिहादी और मस्जिदों से असला लेकर के लोग बाहर आकर के और उस यात्रा को रोकने का कुत्सित प्रयास करते हैं, तो ये सब के सारे लोगों के मुंह में दही जम जाता है सौरभ जी। जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं ना, मुझे बड़ा दुख होता है इस बात को लेकर के। कोई नहीं कहता कि हाँ भगवा पे पत्थरबाजी गलत है, कोई नहीं कहता कि तिरंगे पे पत्थरबाजी गलत है। किसी ने नहीं कहा हनुमान जी को क्यों घायल किया तुमने, किसी ने नहीं कहा कि दो अकेले लड़के, दो अकेले यूथ जो है हमारे बजरंगी उस रथ को खींच खींच के ले जा रहे हैं, सिर्फ उन दो पर हमला कर रहे हैं, पूरी यात्रा पर हमला इन्होंने नहीं किया। कमाल की बात है यार। और फिर उसका बेशर्मी के साथ ये कहते हैं कि हमने तो यात्रा निकाली, हमारे ऊपर हमला नहीं हुआ, और फिर कहते हैं कि तुम्हारी यात्रा पर हमला हो रहा है। अरे भैया ये हमला, ये यात्रा का ग्रेटर क्लास, चलिए ठीक, कोई आपको बड़ा तीर विरोध जी कह रहे हैं कि यही क्यों यात्रा पर हमला हुआ, इसके अलावा दर्जनों यात्राएं निकली, वो सब शांतिपूर्ण थी। बहरहाल मसूद हाशमी जी के पास जाना चाहता हूं। मसूद जी, ये कमाल की बात है कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी भी और बीजेपी भी दोनों ये कहते हैं कि हाँ दंगा तो हुआ, इसका जिम्मेदार है रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान, वो अवैध घुसपैठिए, उनकी वजह से दंगा हुआ। ये लाइन दोनों की क्लियर है, आरोप वो एक दूसरे पर लगाते रहे कि ये बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को पाल कौन रहा है। देखिए सौरभ जी, एक सबसे बड़ी आयरनी यह है कि डेमोक्रेसी के अंदर पोजीशन के साथ अपोजिशन भी होनी चाहिए, लेकिन आज भारत में और भारत की ज्यादातर स्टेट्स के अंदर और विशेषकर सेंटर के अंदर अपोजिशन नहीं है। अपोजिशन का काम सिर्फ मुसलमान कर रहा है। ये सारी पार्टियां एक तरफ खड़ी हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं किसी चैनल पे रागिनी नायक हैं कांग्रेस की नेता, उनकी बात सुन रहा था, आज मैं मनीष जी की बात। ये सब लोग हिंदुओं के शुभचिंतक और हिंदुओं के साथ खड़े होने की, हिंदुओं का वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमानों को सबने अलग थलग फेंक दिया, क्योंकि मुसलमानों को सबको पता चल गया है कि मुसलमान को वोट की अब कोई वैल्यू नहीं रही, तो इस वजह से मुसलमानों के बारे में कोई बात नहीं करता, बल्कि सब मुसलमानों के खिलाफ बात करते हैं। इस वक्त अपोजिशन का जो रोल प्ले कर रहा है देश के अंदर, सर दिल्ली के अंदर, मसूद हाशमी जी एक बात माफी चाहता हूं, दिल्ली के अंदर चुनावों में आज दो ही पार्टियों का वजूद रह गया, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, और सब जानते हैं कि दिल्ली के अंदर मुसलमान का वोट किस पार्टी को पड़ता है। आम आदमी, ये सब जानते हैं, जिनको जरा सी भी पॉलिटिकल थॉट्स है जिनकी, वो ये सब जानते हैं कि मोदी जी ने जो नारा दिया था 2014 में जीतने के बाद कि वो कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, तो कांग्रेस मुक्त भारत करने के लिए उनको आम आदमी पार्टी जैसे सहयोगी लोग चाहिए कि जो अपोजिशन का रोल प्ले करें। ये आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी अपोजिशन खुद खड़ी की है, और इन लोगों की मानसिकता वही है। अभी आपने सुन लिया कि ये भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या, जबकि तमाम सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है कि वो भगवा आतंकवादी जो शोभा यात्रा के नाम पर उस दिन यात्रा निकाल रहे थे, उनके हाथों में असला थे, तमंचे थे, बंदूकें थी, तलवारें थी, और वो नारे लगा रहे थे, मस्जिद पे चढ़े, झंडा लगाने की कोशिश करी। तो आप क्या ये कहना चाहते हैं मसूद हाशमी जी की मुसलमानों ने तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को वोट दिया, लेकिन आज जब मुसलमान के साथ खड़े होने की बारी आई तो आम आदमी पार्टी ने किनारा कर लिया? बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल 2020 में छोड़ के भाग गए थे, जब ताहिर हुसैन को निशाना बनाया गया, जबरदस्ती का निशाना। और आज भी यही कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी के लोग इन्वॉल्व थे दंगे के अंदर, जबकि ताहिर हुसैन का कोई कसूर नहीं था, उसके ऊपर हमला किया गया, तो सेल्फ डिफेंस के लिए मुसलमान कुछ नहीं करेगा। कमाल की बात है सौरभ जी, मुसलमान सेल्फ डिफेंस के लिए भी कुछ नहीं करेगा। आज जो नैरेटिव सेट करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, आप क्लीन चिट देना चाहते हो, शर्म आनी चाहिए आपको। अरे तुम्हारे कह देने से कोई आतंकी नहीं हो जाता। आतंकी तो वो लोग हैं जो हाथों में तलवारें लिए हुए घूम रहे थे, हाथों में तमंचे लिए घूम रहे थे। और दूसरे की बंसल साहब आप क्योंकि आप वीडियो लिंक से आपकी आवाज साफ नहीं आएगी ऐसे बहस के बीच में, आप जब बोले मैं बाकी पैनलिस्ट से कह रहा हूं कि उनको बोलने दें, क्योंकि उनकी आवाज क्लियर नहीं आती है। लेकिन मसूद हाशमी जी की बात का जवाब एक बार पहले नितिन जी और फिर जीवीएल साहब दे दे, फिर मैं मंजूर जी के पास जाऊंगा। जी, वो कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ने तो मुसलमानों का साथ 2020 में ही छोड़ दिया। केजरीवाल जी ने हमेशा सबका साथ दिया है, पूरी की पूरी दिल्ली का साथ दिया है, और आज की तारीख में जहां जहां पे हम लोग काम कर रहे हैं वहां पे सबका साथ दे रहे हैं। इसमें ये कंफ्यूजन फैलाने की जरूरत नहीं है।
जितना साथ हम लोगों ने सबका मिलके दिया है, इसमें आप जाति और धर्म में बांटने की कोशिश ना करें मसूद जी। और आपको ये बताऊं, अगर आपने नहीं सुना हो तो मैंने शुरुआत ही यहां से करी थी कि आज की तारीख में मोडस ऑपरेंडी बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने हर जगह पे दंगे करवाने का। एक जुलूस निकलता है, जुलूस जाके माइनॉरिटी एरिया में जाता है, जाके हंगामा करता है, मस्जिद के अंदर घुसता है और इस तरीके की हरकत करता है, प्रोवोक करता है, रोहिंग्या और बांग्लादेशी का प्रोवोक करता है। देखिए दोनों चीजें, बात रोहिंग्या बांग्लादेशी की है तो उन्हें बसा कौन रहा है? नहीं, वो ये है। आप सवाल पूछिए ना उनसे। पहले आप है कि बीजेपी नहीं के है? प्रवक्ता से एक सवाल पूछने से घबरा रहे हैं, आप उनसे इतना नहीं पूछ पा रहे कि रोहिंग्या को या बांग्लादेशी को जिनके ऊपर वो बार बार उंगली उठाते हैं उनको बसाता कौन है? आज तक 8 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को केंद्र में प्रधानमंत्री बने हुए। 8 साल में 8 बांग्लादेशी अगर निकाले हो नितिन जी आप मेरे बगल में आप बैठे, बताएं ना। मुझे ऐसे आप चिल्ला के मुझे क्यों डोमिनेट कर रहे हैं भाई? एक सवाल पूछिए। अरे भाई मुझे आप नाम पूछ लीजिए 8 बांग्लादेशी जो निकाले हो। ऐसा नितिन जी सवाल में आपके कहने से तो पूछने से रहा, ये आप भी मुझे पता आप नहीं पूछोगे, आपके कहने से नहीं पूछ पाएगा। अरे भाई आप यहाँ आए। नितिन जी देखिए इस वक्त आप मेरे मेहमान हैं, आप ऐसा कोई कमेंट बिल्कुल ना कीजिए जिससे माहौल खराब हो। ठीक है, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं और मुझे जिससे सवाल पूछना मैं पूछूंगा। अरविंद केजरीवाल जी को और आपकी पार्टी को अपना निकालिए, अपने ट्वीट्स निकालिए, अपनी पार्टी के नेताओं के बयान निकालिए। आप निकालिए राघव चड्ढा क्या बोले, आतिशी क्या बोली, निकालिए। सिर्फ एक बात बोली, ये बीजेपी दंगे कराती है रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाकर। जहां इनको दंगा कराना होता है वहां रोहिंग्या बांग्लादेशी को बसा देते हैं। जहां और यहां तक, और सुनिए स्क्रिप्टेड बयान, दोनों की भाषा एक। ये कहा कि अगला दंगा कहां होगा ये जानना हो तो ये देख लो कि कहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं। आपने तो सारा ठीकरा रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों पर फोड़ा था, बीजेपी पे फोड़ा 100%। मैं स्टेटमेंट दिखाऊं आपको, और मैं स्टेटमेंट बीजेपी के साथ रोहिंग्या दंगा कौन करवा, क्या लिखा है दंगा कौन करवा रहा है? नहीं तो आप बोलिए कौन करवा रहा है? रोहिंग्या और बांग्लादेशी, रोहिंग्या और बांग्लादेशी है उसमें कि नहीं है? पहली लाइन बताइए। अरे वो तो मैंने अभी आपके सामने रिपीट किया, मैंने आपके सामने। तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी है, ट्वीट दिखाइए, ट्वीट दिखाइए, उसमें बीजेपी का लिखा है कि नहीं लिखा है? अरे भाई लिखा है कि बीजेपी अरे बोला है रोहिंग्या और बांग्लादेशी बोला है, रोहिंग्या और बांग्लादेशी बोला है। ये बताइए बीजेपी बोला है कि नहीं बोला है? बोला है रोहिंग्या और बांग्लादेशी के बहाने बोला है, बिल्कुल बोला। रोहिंग्या और बांग्लादेशी के बहाने बोला है साहब, बिल्कुल बोला है, नहीं बोला आपने साहब, बिल्कुल बोला है। और भारतीय जनता पार्टी कहती है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि बांग्लादेशियों को निकालना चाहिए और एक भी बांग्लादेशी पर सवारी करने को, मैं यही कहना चाहता हूं कि मिलके प्रायोजित पॉलिटिक्स है आपकी पार्टी का जो स्टैंड है। बहरहाल जीवीएल साहब, आरोप आप पर है, इनका भी है, जैसे अभी आपने सुन लिया। नहीं, मैं ये सब सुनकर बहुत सरप्राइज्ड हूँ, आश्चर्यचकित हूँ, क्योंकि आम आदमी पार्टी यहाँ सरकार चला रही है या झक मार रही है? दिल्ली में क्या इनके पास कोई अधिकार नहीं है? रेशन कार्ड कौन देता है? क्या रेशन कार्ड ऐसे रोहिंग्या इमिग्रेंट्स की जो बात कर रहे हैं, रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी हैं तो उनको हटाने का काम तो आपका है, मजिस्ट्रेट उनको हटाने का काम तो आपका है ना। उनके पास कोई जानकारी, आप जिला प्रशासन यदि इतने निकम्मे हैं तो आप सरकार से इस्तीफा दीजिए, फिर केंद्र सरकार ही अपना ये काम करेगी। तो बांग्लादेश से यहाँ पे आ जाते हैं तो केंद्र सरकार निकम्मी है, बोल दीजिए आपकी केंद्र सरकार निकम्मी है। आपके बांग्लादेश से घुसपैठ करके दिल्ली तक लोग पहुंच जाते हैं, प्रशासन निकम्मी है। क्या मोदी सरकार निकम्मी है? जीवीएल जी, इसी लॉजिक से ये पता चलता है ना कि जो है केंद्र सरकार निकम्मी है। अगर बांग्लादेश से लोग घुसपैठ करके दिल्ली तक पहुंच रहे हैं तो किसकी जिम्मेदारी है? ये किसकी जिम्मेदारी है? जीवीएल जी बताइए। स्टूडियो में बैठने का इनको बाहर करिए। आप चुप रहिए, जब आप बोल रहे थे मैंने सुना आपको। नितिन जी प्लीज। मैं बोल रहा हूं, आप शाहीन बाग में जाकर के उनके साथ बैठ जाते हैं, बिल्कुल शेमलेसली आप उनका समर्थन करते हैं। कोई कागज नहीं दिखाने की जरूरत है। समर्थन करते हम आपके साथ हैं, सारे रोहिंग्या समर्थन करते हैं, बताइए तो सही। सारे अवैध घुसपैठियों के साथ आप किसका समर्थन करते हैं? बोलिए मुझे। आ जाकर के हमारे ऊपर सवाल पूछेंगे क्यों नहीं? क्या केजरीवाल क्यों नहीं? क्या भूल जाते हैं? आप बताइए तो सही। आपने जो लॉजिक दी है, आपने जो लॉजिक दी है, आप बताइए। अगर बांग्लादेश से दिल्ली तक पहुंच रहे हैं, एनआरसी का विरोध किया, किसकी गलती है? अच्छा एक सेकंड, ठीक है नितिन जी, उसके लिए माफी मांगिए पहले।
पहले माफी मांगिए। हमारे देश में अगर घुसपैठ हो रही है आपके रहते हुए तो आपको माफी मांगनी चाहिए। एनआरसी अगर आपने पॉइंट आउट कर रखा है कि कौन बांग्लादेश से है कौन रोहिंग्या से है तो आपको माफी अच्छा, मांगनी एक चाहिए। मिनट। अगर अवैध कब्जे हो रहे हैं एमसीडी में बीजेपी की तो बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। लगता है आपको कोई जानकारी नहीं है। आप ही को जानकारी है जितेंद्र जी, जानकारी आप ही को है। अच्छा, नितिन जी, कह रहा हूं आपको जानकारी है। कहां हो गई बहस आपकी, हो गई। अच्छा, आपने जीवेल साहब, मैं आपको कह रहा हूं, क्या आप सर्वे करेंगे? क्या दिल्ली प्रदेश सरकार सर्वे करने का काम प्रदेश सरकार का है? क्या केजरीवाल में हिम्मत है सर्वे करके? अच्छा ठीक है सर, जीवीएल साहब ठीक है, लेकिन बात देखिए घूम फिर कर सारी बात में एक कमेंट और मसूद जी का ले रहा हूं। मंजूर साहब मुझे मालूम बहुत देर से वेट कर रहे हैं, एक कमेंट के बाद आपके पास आऊंगा। मसूद साहब देखिए, घूम फिर कर बात हो वहीं रही है, बांग्लादेशी कैसे आ गए, रोहिंग्या को किसने बसाया? देखिए सौरभ जी, या तो देश में एक कानून बनाया जाए कि किसी स्टेट का आदमी दूसरी स्टेट में नहीं आ सकता। हमारा मानना यह है ये बंगाल मिर्जापुर के लोग आए हुए हैं, और अगर ये बांग्लादेशी आए हुए हैं, रोहिंग्या के आए हुए हैं, तो इनको लाने वाला कौन है? मैंने बार बार ये कहता हूं, जब मैं ये कहता हूं कि जो बॉर्डर के ऊपर की बात करो ना, अरे बंसल जी सुन लो, जो बॉर्डर के ऊपर फोर्स है। बंसल जी आ जाऊंगा, एक मिनट बोलने दीजिए। अरे सुन लो, मेरी बात सुनो। जो बॉर्डर के ऊपर फोर्स है जिसका काम है देश की सुरक्षा करना, वो रिश्वत लेके लोगों को अंदर भेज रही है। और ये पुलिस, ये लोकल पुलिस जिसका काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ये रिश्वत लेके लोगों को वहां बसा रही है। तो अच्छा। मेरा मानना ये है कि जो बीएसएफ तो इनको आने दे रही है अवैध घुसपैठियों को, और पुलिस इनको यहाँ पैसे लेके इनको यहाँ पर जगह इनको रहने दे रही है। एग्जैक्टली। नहीं तो सौरभ शर्मा नहीं जा रहा है वहां पर, मैं मसूद हाशमी नहीं जा रहा उन लोगों को लेने के लिए, इवन बंसल जी भी नहीं जा रहा है। बंसल जी के जो करप्ट लोग हैं, करप्ट फौजी हैं, वो पैसे लेके इन लोगों को अंदर भेजना। तो फिर आप ये मान रहे हैं कि ये अवैध घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या यहाँ पर हैं और दंगा इन्होंने कराया? अगर हैं, मैंने कहा अगर हैं, हमारा मानना यह है कि ये बंगाल से आए हैं, और अगर ये घुसपैठिए हैं तो उस घुसपैठिए की सजा पहले उनको मिलनी चाहिए जिन्होंने ये घुसपैठ कराई है। देश का माहौल कौन खराब कर रहा है? आपने देखा विपक्ष के तमाम लोग बीजेपी की केंद्र सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर इल्जाम लगा रहे हैं, बुलडोजर के बहाने मोदी पर निशाना लगा रहे हैं। हमारे साथ मुफ्ती मंजूर जाई साहब भी हैं। मुफ्ती साहब, आपका क्या मानना है कि जो पिछले कुछ हफ्तों से देश में माहौल बना है, खास करके इसके पीछे क्या सोच है, कौन लोग हैं? और सौरभ भाई, मैं आपके तमाम व्यूअर को देखने के बाद, उनको सुनने के बाद और तमाम माहौल को देखने के बाद इस मौजू पर आया हूं और इस मकाम पर पहुंचा हूं कि आपने आज आप पार्टी के तमाम चिथड़े उखेड़ कर रख दिए। जब उन्हें वोट लेने होते हैं तो वही रोहिंग्या मुसलमान उन्हें याद आ जाते हैं, जब उन्हें वोट लेने होते हैं तो वही गरीब झुग्गी में रहने वाले मुसलमानों की वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, और वही लोग आ जाते हैं आपको याद। और आज आपको कहते हैं कि हमें उनसे रोहिंग्या हैं, उन्हें भगा देना चाहिए, उन्हें ये कर देना चाहिए। अफसोस कि आपको उस वक्त भी वोट लेते वक्त भी वो रोहिंग्या मुसलमान याद आ जाते हैं। आज मामला क्या है? बीजेपी का जो भी मामला है वो दुनिया के सामने आया है, लेकिन आस्तीन में छुपे सांपों को भी देखना होगा कि वो आस्तीन में छुप करके जिस तरीके से वार करते हैं, वो भी आज पूरी दुनिया के सामने ओपन हो जा रहे हैं। मैं दो बातें और जरूर जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि मुल्क के अंदर में जो भी काम हो रहा है, जिस तरीके का वातावरण हो रहा है, इसे रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है, और साथ ही साथ तमाम लोगों को मिलकर के माहौल को बनाना होगा। लेकिन याद रखिए, मुसलमान और हिंदू के नाम पर जिस तरीके का खेल खेला जा रहा है, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के अंदर में ऐसी फिजा कायम की जा रही है जो नफरतों वाली फिजा है। मेहमान है हमारे साथ, अब बात करेंगे बिना ब्रेक के। हम बात कर रहे हैं देश का माहौल अचानक ऐसा क्यों है, क्यों हमें जगह जगह पत्थरबाजी और धार्मिक त्योहारों पर, पर्वों पर इस किस्म की तकरार, टेंशन दिखाई दे रही है। एक इसके पीछे कुछ और वजह भी हो सकती हैं, भड़काऊ बयानबाजियां भी हो सकती हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मौलाना तौकीर रजा अपनी बयानबाजी को लेकर विवादों में रहते हैं। लाउडस्पीकर और अजान के विवाद पर इस बार मौलाना तौकीर रजा ने धमकी दे दी और कहा कि जिस दिन मुसलमान सड़कों पर उतरेगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला। जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, यह समझ लिया जाए। तो मैं हुकूमत को चेतावनी देता हूं, खासतौर से नरेंद्र मोदी सरकार को मैं चेता देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने अपने इस तरीक़ेकार को फौरी तौर पर दुरुस्त नहीं किया और उनकी खामोशी, तुम सबके प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे मुल्क में इस किस्म की बेईमानी हो रही है और तुम खामोश हो।
मौलाना तौकीर रजा जीवीएल साहब वो कह रहे हैं जिस दिन मुसलमान सड़कों पे उतरेगा किसी के काबू में नहीं आएगा। ओवैसी साहब ने कल एक ट्वीट भी किया था, असदुद्दीन ओवैसी ने, उन्होंने भी लगभग ऐसी बात कही थी कि अगर 20 करोड़ मुसलमानों का एक छोटा सा हिस्सा भी रेडिकलाइज हो गया तो फिर आप समझिए कि देश के हालात क्या होंगे और क्या भारत सरकार हालात संभाल पाएगी। अभी कुछ बचा है क्या रेडिकलाइजेशन में? जीवीएल जी। सौरभ जी, ये उनकी मानसिकता को दर्शाती है। ये हम भारत एक लोकतंत्र देश है। भारत में इस प्रकार का धमकी कतई भारतीय एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप इस प्रकार के धमकी देंगे तो आप समझ लीजिए आप ही खुद आइसोलेट अपने आप को कर रहे हैं समाज में। भारत एक सेक्युलर राष्ट्र है, केवल सरकार सेक्युलर नहीं है, देश की जनता हिंदू सेक्युलर है। देश के हिंदू सेक्युलर है, इसलिए ये देश सेक्युलरिज्म में है। तो इसलिए आप इस प्रकार के बयानबाजी जब आप कर रहे हैं, आप याद करिए, आप 100 करोड़ की हिंदू को ललकार रहे हैं, मोदी सरकार को नहीं ललकार रहे हैं। आप इस प्रकार के बयान देकर के यदि आपको लगता है अब नेतागिरी कर रहे हैं, आप देश का, आप अपनी कौम का नुकसान कर रहे हैं, यह समझ लीजिए। 100 करोड़ हिंदू धर्मनिरपेक्ष हैं, इसलिए भारत धर्मनिरपेक्ष है। और कौन सा मुस्लिम देश है मुझे बताइए, कौन सा इस्लामिक राष्ट्र है जहां सेक्युलरिज्म चलता है? बताइए, क्या पाकिस्तान सेक्युलर है? क्या बांग्लादेश सेक्युलर है? क्या अफगानिस्तान सेक्युलर है? जी, हम सेक्युलर हैं, हम हिंदू। मैं कह रहा हूं, या हिंदू होने के नाते मैं कह रहा हूं, देश के हिंदू धर्मनिरपेक्ष हैं और हमारे संस्कार में है सबके साथ सबका विकास। तो इसलिए आप इस प्रकार का ललकार के, आपको यदि लगता है साहब जवाब ले लो वाला है, जीवीएल साहब जरा उत्तर ले लो आपकी बात वाला है। का। मसूद हाशमी भी, मुफ्ती साहब दोनों जवाब देना चाह रहे हैं। ठीक है, मसूद हाशमी बोलिए, आप सहमत हैं इस किस्म की भाषा से कि मुसलमान सड़कों पर आ गया तो काबू में नहीं आएगा? बोलिए। सौरभ जी, देखिए, हमें इसी बात का बहुत मान था कि भारत के अंदर 70% हिंदू कम से कम सेकुलर है, इसी बात का हमें मान था। लेकिन जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर जिस तरह की भाषा प्रयोग की जा रही है और जिस तरह की वीडियोज अपलोड की जा रही हैं मुसलमानों के खिलाफ, बड़े बड़े स्वामी और बड़े बड़े साधु जो संत जो हैं वो हिंदू लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं और कह रहे हैं हथियार रखो और मुसलमानों के साथ ऐसा करो वैसा करो। इस वजह से हमें चिंता है। और हम, ये धमकी नहीं है, ये धमकी नहीं, ये मशवरा दिया जा रहा है कि भाई ये मुसलमान जो सुबह उठता है तो अपनी रोजी रोटी की फिक्र में उठता है और रात को जब सोता है तो ये मशवरे वाली भाषा तो नहीं थी। ठीक है, आप कहिए अपनी बात, इसको मशवरा तो मत कहिए। ये तो सीधी धमकी है, चेतावनी है कि अभी तुम कर लो, हम आएंगे सड़कों पे, तुम पर देख लेना। मैं तो ये कहूंगा, देखिए, भारत का मुसलमान अपनी रोजी रोटी में, भारत का मुसलमान अपनी रोजी रोटी में उलझा हुआ है, उसको उसी में उलझा रहने दीजिए। अभी कहा गया हम चेतावनी दे रहे हैं। और मैंने आपसे कहा हम चेतावनी नहीं दे रहा है, हम मशवरा दे रहे हैं। अब आप इसको चेतावनी समझते हो तो ये आपकी चिंता है, ये आपका विषय, आप देखो। लेकिन आपको बताना ये चाह रहे हैं कि जिस तरह से देश के अंदर पिछली 7 दहाइयों से हिंदू मुसलमान रहते चले आए हैं, एक दूसरे के साथ सहयोग करते चले आए हैं, उसमें ऐसा 2014 के बाद से क्या खतरा आ गया, क्या तब्दीली आ गई? अगर नरेंद्र मोदी जी से देश नहीं संभला तो अपना झोला उठाए और कोने में चले जाएं। एक मिनट जरा, विरोध बंसल बोले, विरोध बंसल। अच्छा ठीक है, हाशमी साहब सुनिएगा जरा, ठीक है। आप अच्छा मजाक कर रहे हैं, अच्छा मजाक कर रहे हैं। विनोद जी, मजाक नहीं है जीवीएल साहब, ये भी मजाक है। आपको यदि यहाँ रहना मंजूर नहीं है, आप कहीं और जाने की सोचिए। देखिए दो बातें ये सिर्फ तौकीर रजा नहीं है, अपने खून से हमने इसको सींचा है। हम कहीं जाने वाले खून से सींचा है, खून बहाया है, निकाल दो, खून लिया है, अपने खून बहाया है। आप सींचा नहीं आता, खून बहाया है, खून बहाया भी है, निकल के हमने खून लिए भी है, हमने जाने भी लिए और जाने दो भी है, और एक दफा फिर हमें मजबूर मत करो। हाशमी साहब देखिए, आप बोले, मैंने औरों को इंटरप्ट नहीं करने दिया। बंसल साहब, इनकी आवाज आएगी ही नहीं कोई और बोलेगा तो, क्योंकि ये वो जिस लिंक से हमारे साथ है, ये प्रॉब्लम है। प्लीज इनको बोलने दें, आप जवाब दे दीजिएगा बाद में। बोलिए बंसल जी। सौरभ जी, देखिए, बात ये तौकीर रजा की नहीं है। इससे पहले आपने ताहिर हुसैन को भी देखा, अमानतुल्लाह खान को भी देखा,
आप देखिए कि इसके अलावा भी जो है आपका वो अब्दुल नसीम नोमानी है, आपका देवबंदी मुफ्ती, उसने किस भाषा का प्रयोग किया, और एक लंबी फहरिस्त है भाई साहब इनके इस्लामिक जिहादियों की। मैं कहना चाहता हूं देखिए कि ये जो जितने भी हमले होते हैं हिंदुओं पर, वो मस्जिद से ही क्यों होते हैं? आप मुझे बताइए, ज्यादातर हमले और ये जुम्मे की नमाज के बाद क्यों होते हैं? इसको छोड़ दो, लेकिन इसके अलावा भी आप देखिए कि जो जिहादी हैं वो तलवार, असला और ये सब चीजें मस्जिद के अंदर, मदरसों के अंदर कैसे इकट्ठे कर लेते हैं? जो बस्तियां हैं जिनको सेंसिटिव बस्तियां कहते हैं, वो सेंसिटिव कह करके वो आतंकवादी बस्तियां कैसे बन जाती हैं? और जितने भी इलीगल काम है, जितने भी देशद्रोही काम है, उन बस्तियों में क्यों इकट्ठे हो जाते हैं? ये बहुत बड़े प्रश्न है। और ये जो लोग हैं जो पापियों के पापी हैं, आतंकियों को पोषक हैं, और वो लोग अपने आप को सेकुलर बता करके और पल्ला कैसे झाड़ लेते हैं? ये बार बार हिंदुओं को धमकी देते हैं, ये भारत को धमकी देते हैं, कहते हैं हमने अपने खून से सींचा है। अरे भाई, खून से सींचा है या हिंदुओं का खून पिया है? अभी तक जो आप जो कुछ देख रहे हैं वो तो यही दिख रहा है। आप मुझे बताइए, आपने जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनमें से किसी घटना को कंडेम किया क्या? जितने हिंदुओं पर हमले हुए देशव्यापी, उनमें से किसी ने भी को कंडेम किया क्या? लेकिन कंडेम नहीं, वो आपको उसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। उसके बाद जो हालात बने उसके लिए आप ही को जिम्मेदार मानते हैं। इसीलिए सौरभ जी, इसीलिए तो ये दारुल उलूम देवबंद जैसी संस्था है, जमीयत उलमा हिंद जैसी संस्था है, ये एमआईएम जो पार्टियां हैं, ये सारी की सारी देश को चलाना चाहती हैं। अच्छा चलिए ठीक है, एक बार मुफ्ती साहब आपको जवाब दे रहे हैं, मुफ्ती मंजूर जी आई। बंसल जी, अरे बंसल जी सुन लिया आपको। और ठीक है विनोद जी, सौरभ भाई अब जरा सुनिए, बोलिए मुफ्ती जी। विनोद बंसल साहब ने अपनी बातें रखी, लेकिन ये बात नहीं रखी कि आपने जिन्हें आतंकवादी किया, जो तलवार लेकर चल रहे थे, आपने उन्हें आतंकवादी कहा। क्या उसे भी आतंकवादी आप कह रहे हैं? जो हरे अपने झंडे भगवा झंडे अपने गले में डाल करके मस्जिदों के सामने जो तलवार चला रहे थे, जिनके हाथों में कट्टे थे, उनके ऊपर में आप, अरे तलवार लेके चलता लेकिन चलाता नहीं है। सौरभ जी जरा बोलिए, ठीक है सौरभ जी से कहिए कम से कम। अच्छा बोलिए मुफ्ती साहब बोलिए। देखिए, आपके भगवे झंडे लेकर के मस्जिदों के सामने आकर के नारे लगा करके मस्जिदों के ऊपर में झंडे लगाने वाले, क्या वो आतंकवादी नहीं है? उनके बारे में आप कहना भूल जाते हैं क्या? क्या उनके हाथों में कट्टे रहते हैं तो कट्टा उनके लिए लाइसेंस का हो जाता है क्या? किसी के ऊपर में बंदूक दिखाना क्या लाइसेंस का हो जाता है क्या? नहीं, आप बंदूक लेकर के आ जाएंगे, आप बंदूक आप हमारे कनपट्टे पे रख दीजिए तो, और आप कहिए कि आप हमसे राम की उम्मीद रखेंगे तो कैसा रखेंगे? बताइए। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? ये मुल्क का वातावरण खराब करने वाले आप हैं, वीएचपी के जिम्मेदार आप हैं, तो आपने मुल्क के वातावरण को खराब करके रखा है। आपने मुल्क के वातावरण को खराब करके रखा है, आपने मोदी जी को बदनाम करके रखा है। आपको समझ में आता नहीं है क्या करते हैं? आपने इसका मतलब हिंदुओं पर हमला करना चाहते थे। आपने असला लेकर के पूरे बगैर परमिशन खुल चुकी है। आपके पास परमिशन नहीं है, बगैर परमिशन से आप असला लेकर के घूमते हैं। इस्लाम को बदनाम करोगे देश के विश्व के अंदर जो इस्लामिक जिहादियों जी, बहुत शर्मनाक है। और इस तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल बिल्कुल इंडोर्स नहीं किया जाना टीवी चैनल पर। जिस तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, जिहादी कहते हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि मुल्क के लिए आप लोगों ने क्या किया है? आपको मालूम नहीं है? आपको मालूम नहीं है कि आपके बंदूकों और तलवारों को भी झेल रहे हैं, हमारी मस्जिदों पर झंडे लगाए जाते हैं उसे भी बर्दाश्त कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप दोनों की आवाज आप एक साथ बोलेंगे, नहीं समझ में आएगी। ठीक है अच्छा ठीक है बंसल जी, आपने बोल लिया, हम साहब ने बोल लिया। आप नितिन यहाँ बैठे हैं, ब्रेक से पहले जब हम बात कर रहे थे, पहला रिएक्शन मुफ्ती जी का मैंने लिया था, तो उन्होंने आपकी पार्टी के लिए मुसलमानों के ताल्लुक से कहा था आस्तीन का सांप, ये उनके शब्द थे आपके लिए। मुफ्ती साहब कह सकते हैं, पर मैं आपको एक बात बता दूं, असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी एमआईएम और भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये लोग हमेशा लोगों को डिवाइड करने की बात करते हैं, बहुत ही अग्रेसिव भाषा यूज करते हुए एक दूसरे को भड़काने की कोशिश करते हैं, वोट्स को पोलराइज करने की बात करते हैं। मुझे तो कई बार लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी एक साथ मिले हुए हैं। जिस भी प्रदेश में पोलराइजेशन करना होता है, पहले असदुद्दीन ओवैसी से, उनके भाई से, सबसे उल्टे सीधे भाषण दिलवाते हैं और वो वीडियो चला चला के वोट अपनी तरफ पोलराइज करने की कोशिश करते हैं। और इन दोनों पार्टियों में से कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो कभी शिक्षा की बात करता हो, स्वास्थ्य की बात करता हो, बिजली की, पानी की बात करता हो, लोगों के से जुड़े हुए, जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दों की बात करता हो, देश को आगे बढ़ाने की बात करता हो। हमेशा लड़ाई की, धर्म की, जाति की बात करके, लोगों को तोड़ के, काट के, पीट के, इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करके ये लोग करते हैं। और मेरा ये मानना है कि जिसने भी दंगे किए, चाहे वो भगवा पहन के किए, चाहे कैसे किए, चाहे वो मस्जिद से पत्थर फेंके,
किसी के घर से पत्थर फेंके, उन्होंने दंगा किया या तलवार लेके और तमंचे लेके भगवान श्री राम का नाम लेके लोगों को धमकाने की कोशिश करी, जिसने भी किया उन सबके ऊपर एक ही धारा लगनी चाहिए। यहाँ पे एक प्रॉब्लम हुई है, यहाँ पे एक ही समुदाय के लोगों के ऊपर एनएसए लगा दी और दूसरों को वैसे ही छोड़ दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोग तमंचे और तलवार लेके वहां पहुंचे हैं, बंसल जी एक मिनट शांत होकर सुनिएगा, बहुत देखा है वीएचपी को मैंने, इसलिए बता देता हूं आपको। जिस तरीके से तमंचे और तलवारें लेके लोग आज की तारीख में भगवान श्री राम का नाम लेके हमारे धर्म को, हमारे सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं हो रही है देश के अंदर। आपने देखा होगा भगवा पहन के, भगवे झंडे लहरा के रामनवमी के जुलूस में मियां, और उसके बाद में गाली देके ये नारे लगाए जाते हैं भगवान श्री राम की रैली में। आप भगवान श्री राम के आड़ में पूरे देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं बंसल जी आप लोग। ठीक है, इसका जवाब जीवीएल साहब दे दें एक बार। बंसल साहब आ जाऊंगा, एक मिनट, जीवीएल साहब इनकी बात का जवाब दे दें। मैं कहता हूँ ये दोनों साफ कर दो मुंह है। अच्छा एक मिनट, उन्होंने साफ कह दिया ओवैसी और बीजेपी ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं, और ये भी वो कह रहे हैं कि कार्रवाई एक तरफा हो रही है। एनएसए एक ही समुदाय के लोगों पर, मुसलमान लड़कों पर ही एनएसए लगा है। जो लोग और उस जुलूसों में और शोभा यात्राओं में शामिल थे उन पर भी लगना चाहिए, ये उनकी मांग है आम आदमी पार्टी के नेता की। कट्टे लेके घूम रहे थे उनके ऊपर क्यों नहीं एनएसए लगा? अच्छा एक बार जीवीएल नरसिम्हा, सौरभ जी, विनोद जी एक मिनट, जीवीएल जी बोल रहे हैं, विनोद जी जीवीएल जी बोल रहे हैं, जीवीएल जी की बात है। सबसे पहले आम आदमी पार्टी की धोखे की जो राजनीति कर रही है, सबसे अपने विषय को, अपने स्टैंड को उनको स्पष्ट करना चाहिए। वो उनके एमएलए अमानुल्लाह खान हंड्रेड्स ऑफ, सैकड़ों लोगों को, रोहिंग्यास को अपने इलाकों में ये बसाते हैं। ये अपने वोट बैंक के लिए आप यूज करती है। यदि आप इनके खिलाफ है, जो आप है ही नहीं, हकीकत में आप है नहीं, यदि आप हैं तो आप बताइए। यहां हम घर डोर टू डोर हमारे सर्वे करेंगे सरकार, क्योंकि सर्वे करने का काम जिला प्रशासन का होता है, हम करेंगे। हम एनआरसी के पक्ष में है, दिल्ली में एनआरसी के पक्ष में है आम आदमी पार्टी। आप लिखिए, केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख के बताइए, हम एनआरसी के पक्षधर हैं। हम सीएए के खिलाफ जो आवाज उठाई थी वो हमने वो गलती के लिए माफी मांगते हैं। हम चाहते हैं सीएए का इंप्लीमेंटेशन हो, एनआरसी का भी हो दिल्ली में, जैसा असम में हुआ था यहां दिल्ली में होना चाहिए। अब लिख के दीजिए ना, क्यों इस प्रकार की डबल स्टैंड लेकर के वोट बटोरने की क्यों कोशिश कर रही है केजरीवाल और आम आदमी पार्टी? और दूसरा प्रश्न मैंने जो सबसे शुरू में पूछा, इसका जवाब मिलना चाहिए। मैं 30-35 साल से दिल्ली में रहता हूं, कभी हिंदू मुस्लिम का झड़प तक नहीं सुना है। तो राइट्स को छोड़ दीजिए, तो आम आदमी पार्टी के एंट्री के बाद राइट्स क्यों हो रहे हैं? आप अर्बन नक्सल हैं क्या? इसका प्रमाण ये जो गतिविधियां हैं दिल्ली में ये नहीं दे रहे? ठीक है सर, ठीक है। ये अर्बन नक्सल का क्या नमूना नहीं है? एक जवाब ले लेता हूं, समय कम रह गया, बोलिए नितिन। मैं आपको दो चीजें बता देता हूं जीवीएल साहब। पहली बात, जब से आप 3 बार चुनाव हार गए दिल्ली में, आपकी भड़ास नहीं निकल रही है। दूसरी चीज, जहां एक चीज होती है इंसानियत, अगर कोई परेशान आएगा और रहेगा तो उसके रहने का, खाने का इंतजाम करना पड़ेगा इंसान होने के नाते। हम तो इंसान है, हमारी पार्टी इंसानियत में विश्वास रखते। चुपचाप सुनना जीवीएल साहब, चुपचाप सुनना साहब की बात। सुर बदल गए आपके, सुन लीजिएगा। अगर हम लोग के यहां पे कोई आएगा उसको हेल्प की जाएगी, पर वो आता कैसे ये आप बता दीजिए। ये बॉर्डर पे आपकी जिम्मेदारी है। अगर बर्मा से, अगर बांग्लादेश से निकल के दिल्ली तक पहुंच रहा है तो कैसे पहुंच रहा है? एक बार जीवीएल साहब हाथ जोड़ के विनती है, एक बार इस नेशनल चैनल पे, इस नेशनल चैनल चुप होकर मेरी बात सुन लीजिए और जवाब दे दीजिएगा। हाथ जोड़ के विनती है जीवीएल साहब, ये बता दीजिए कि दिल्ली तक पहुंचता कैसे है? वोट बटोर लेंगे। दिल्ली तक पहुंचता कैसे है? एक बार बता दीजिए जीवीएल साहब, एक बार, सिर्फ एक बार जीवीएल साहब, हाथ जोड़ रहा हूं आपसे। अच्छा बता रहे, हाथ जोड़ रहा हूं, बताइए कैसे पहुंचते हैं? बताइए कैसे पहुंचते हैं? फाइनल कमेंट जीवीएल जी। नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप बाहर क्यों नहीं करते हो? आप बताओ तो सही, पहुंचते कैसे हैं? आप पहुंचाते हो,
आप पहुंचाते हो। 40 साल से भारतीय जनता पहुंच तो भारतीय झगड़ा पार्टी पहुंचाती है। अमानुल्लाह खान भारतीय झगड़ा पार्टी अमानुल्लाह खान बांग्लादेश नहीं जाता किसी को लेने के लिए। अमानुल्लाह खान बांग्लादेश नहीं जाता किसी को लेने के लिए। कहां से आप पहुंचाते हो। भारतीय झगड़ा पार्टी पहुंचाती है। खड़े होकर लोग अंदर समय खत्म हो गया सर, लेकिन आप बोलिए दिल्ली में एनआरसी लागू करेंगे। चलिए ठीक है नितिन जी, तो अंत में फिर आप वहीं आ गए ना, दिल्ली में एनआरसी लागू होना चाहिए। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है सबको लेके आने के पीछे। एक बार बताइए बांग्लादेश से दिल्ली तक कैसे आते हैं? चलिए यहाँ आ गए। भारतीय जनता पार्टी के बयान 16 तारीख के दंगे के पीछे वो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी है 101% भारतीय रोहिंग्या और बांग्लादेश 2020 के दंगों में और 2022 के दंगों के पीछे भारतीय जनता पार्टी। चलिए ठीक है, ठीक सर, समय खत्म हो गया। जीवीएल साहब आपका, विनोद बंसल जी का, नितिन त्यागी जी का, मसूद हाशमी जी का, मुफ्ती साहब का बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।